कमांडो उमर भारतीय महकमा दिफा से भारत के लिए इसराइल से गैर कानूनी तौर पर गोला बारूद लाने वाले जहाज का नाम और नंबर चुराने में कामयाब हो गया था और अब वो जल्द अज जल्द भारतीय महकमा दिफा की इमारत से दूर हो जाना चाहता था। रात का आखिरी पहर चल रहा था जिसकी वजह से उसी रिक्शा गाड़ी नहीं मिले थे, इसलिए वो पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना था कि अचानक दो आदमी उसके सामने आ गए। कमांडो उमर पहले तो जरा सा ठटका, लेकिन ये देख कर कि वो पुलिस वाले नहीं है, इनके करीब से गुजरने लगा तो एक आदमी ने इसका रास्ता रोक लिया। कमांडो उमर रुक गया, दोनों उसे घूर कर देख रहे थे। ये आदमी जुराइम पेशा लग रहे थे। इनमें से जिसने कमांडो उमर का रास्ता रोका था उसने बड़ी रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? कमांडो उमर ने इनसे उलझना नहीं था, उसने बड़े इंकिसार से कहा, बिहारी हूँ, काम की तलाश में दिल्ली आया था, काम नहीं मिला, इसलिए अब रेलवे स्टेशन पर जा रहा हूँ, 3 बजे वाली गाड़ी से अपने शहर वापस चला जाऊंगा। दूसरे आदमी ने कहा, इसकी तलाशी लो, ये बिहारी नहीं लगता। पहले आदमी ने उमर का खेस खींचकर उतार दिया, निकालो तुम्हारे पास क्या क्या है। इस दौरान कमांडो उमर को थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी सी एक आवाज सुनाई दे जाती थी। कमांडो उमर को आवाज से लगता था कि ये किसी औरत की आवाज है। एक आदमी कमांडो उमर की तलाशी लेने लगा, दूसरे ने कहा, अबे साली होश में आ गए, ये कहकर वो झाड़ियों की तरफ दौड़ा। कमांडो उमर ने कहा, भाई मेरे पास रेल का किराया है और कुछ नहीं है। दोनों दुबले पतले से आदमी थे, इनको मालूम ही नहीं था कि वो किस आदमी को रोक कर इसकी तलाशी ले रहे हैं। उमर के लिए इन दोनों को एक एक सेकंड में जान से फारिग करना कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर वो खामखा किसी की जान नहीं लेना चाहता था। उस आदमी ने कमांडो उमर की जेब से 25-30 रुपए निकाल लिए और पतलून की पिछली जेब में हाथ डाला तो चाकू निकल आया। अभी गोपाले, इस आदमी के पास इतना बड़ा चाकू है। इसने चाकू अपने हाथ में पकड़ा, क्यों भी बता, इस चाकू से क्या करने जा रहा है? इतने में झाड़ियों के पीछे जिस तरह दूसरा आदमी दौड़ कर गया था, अचानक एक औरत की फरियाद सुनाई दी, अल्लाह रसूल के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली है, खुदा के लिए मेरी इज्जत बर्बाद ना करो। ये कोई मुसलमान औरत थी जिसको ये लोग उठा कर ले आए थे और इसकी हाथ पांव बांध कर इसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर इससे ज्यादती करने वाले थे कि कमांडो उमर वहां से गुजरा और इन्होंने कमांडो उमर को पकड़ लिया। उस वक्त दूसरा आदमी जो औरत के पास दौड़ कर गया था, औरत को नंगी और गंदी गालियां दे रहा था। पहले वाला आदमी जो कमांडो उमर के पास इसका कमांडो चाकू हाथ में पकड़े खड़ा था, इसने गुस्से में कहा, अबे गोपाले, इस साली का मुंह बंद कर। इसके बाद खुदा जाने गोपाल ने औरत के मुंह में कपड़ा ठोंसा या क्या किया। औरत की पहले की तरह से घुटी घुटी दबी दबी आवाजें निकलने लगी। गोपाल दौड़कर अपने साथी के पास आ गया, इसके हाथ में चाकू देखकर बोला, अबे धर्मू, ये चाकू तुमने कहाँ से लिया है? इस दूसरे आदमी का नाम धर्मू था, वो बोला, इसी से लिया है। गोपाल ने कहा, अब तो पहले इसका काम खत्म करना होगा क्योंकि इसने हमें देख लिया है, ये तो वाकया का गवाह बन गया है। कमांडो उमर ने कहा, भाइयों मैं तो परदेसी हूँ, मैं सुबह की गाड़ी से अपने मुल्क चला जाऊंगा, इसलिए तुम लोगों को देखना ना देखना एक बराबर है, मुझे जाने दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। इन हिंदुओं के कब्जे में औरत मुसलमान थी जिसके साथ ये हिंदू बदमाश ज्यादती करने वाले थे और कमांडो उमर एक ऐसा बगैरत मुसलमान था जो अपने कश्मीरी भाई बहनों की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए अपने मुल्क और अपने घर से मीलों दूर दुश्मन की सरजमीन पर अपना मिशन सर अंजाम दे रहा था। तो फिर ये इस मुसलमान बहन को कैसे इन बदमाशों के रहमो करम पर छोड़कर वहां से जा सकता था? गोपाल ने कहा, तो फिर सोचना क्या, ये चाकू इसके पेट में गोंप दे, जहां पहले 2 कत्ल किए हैं, एक खून और सही। कमांडो उमर समझ गया कि इन दोनों बदकिरदार और बदमाश हिंदुओं की मौत का वक्त आन पहुंचा है, बल्कि इन्होंने खुद अपनी मौत को आवाज देकर बुलाया है। इसके बाद जैसे एक बिजली सी चमकी, चाकू धर्मू बदमाश के हाथ में ही पकड़ा रह गया और दूसरे लम्हे इसकी गर्दन कमांडो उमर के बाजुओं के फुलादी शिकंजे में थी। सिर्फ एक झटका ही काफी था। कमांडो उमर ने धर्मू की गर्दन बाजू से निकाल दी और मौत ने इस बदमाश को बेहोश और बेहरकत करके नीचे गिरा दिया। दूसरा बदमाश ये देखकर भाग निकला, अभी उसकी मौत नहीं आई थी। कमांडो उमर ने धर्मू के हाथ से गिरा हुआ कमांडो चाकू उठाया और इसे जेब में रखा और जल्दी से झाड़ियों के पीछे गया। इसने देखा कि एक औरत के हाथ पैर बंधे हैं और मुंह में कपड़ा ठोंसा हुआ है, इसका दम घुट रहा है और हलक से दबी दबी गर्राहट की आवाजें निकल रही हैं। कमांडो उमर ने सबसे पहले औरत के मुंह से कपड़ा निकाला। कमांडो उमर ने इसके हाथ पांव की रस्सियां भी खोल दी और कहा, फिक्र न करो बहन, वो लोग भाग गए हैं, अब तुम अपने घर जा सकती हो। औरत उठकर बैठ गई थी और रात के हल्के हल्के अंधेरे में कमांडो उमर की तरफ देख रही थी। तुमने मुझे बहन कहा है, तुम जरूर कोई फरिश्ता हो, खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग मेरे घर आकर मुझे मार डालेंगे। औरत लड़की थी, उम्र 19-20 साल की होगी और दुबली पतली थी। तुम मुसलमान हो? लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपना सांस दुरुस्त किया था, कहने लगी, जी मैं मुसलमान हूँ, शकीला बानो मेरा नाम है, मेरा बाप मेरा छोटा भाई एक फैक्ट्री में काम करते हैं, हम 2 बहनें हैं और मेरी अगले महीने शादी होने वाली है। हम बड़े गरीब लोग हैं, हिंदू हमें बड़ा तंग करते हैं और पुलिस भी हमारी नहीं सुनती।
कमांडो उमर इसके लिए जो कुछ कर सकता था वो इसने कर दिया था। इसके अलावा वो अब जो कुछ कर रहा था बतौर एक मुजाहिद कमांडो के कर रहा था। इसने लड़की से कहा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने कहा बाजार सीताराम में है। वो लड़की को लेकर वापस आया तो इसे ख्याल आ गया कि इसके पास जो रकम थी वो तो इसने उस बदमाश के हवाले कर दी थी जो इसने अपनी जेब में रख ली थी, जिसकी लाश करीबी झाड़ियों के दूसरी तरफ पड़ी हुई थी। कमांडो ने लड़की को वहीं खड़ा किया और खुद धर्मों की लाश के पास आकर इसकी जेब से अपने पैसे निकाले और लड़की के पास आ गया। लड़की ने पूछा ये तो वही बदमाश था, क्या तुमने इसे मार डाला? कमांडो ने कहा नहीं, मैंने इसके सर में मुक्का मारा था और वो बेहोश हो गया। लड़की ने इसे बताया कि अगले चौक में रिक्शा मिल जाएगा। चौक में कोई रिक्शा नहीं था, अलबत्ता एक टैक्सी मिल गई। इसने लड़की को अपने साथ बिठाया और टैक्सी बाजार सीताराम की तरफ चल पड़ा। ये जगह वहाँ से काफी दूर और शहर के गुंजान इलाके में थी। एक जगह कुछ फासले पर कमांडो उमर ने पुलिस के चंद एक सिपाही देखे। लड़की ने कहा वो हमारा घर है। कमांडो उमर ने कहा वहाँ तो पुलिस खड़ी है। लड़की बोली अब्बा ने पुलिस में मेरे अगवा की रिपोर्ट दर्ज करा दी होगी। कमांडो ने टैक्सी वहीं रुकवा दी और लड़की से कहा बस अब तुम अपने घर जाओ। लड़की ने कहा भाई तुम भी मेरे साथ आओ, अब्बा और भाई तुमसे मिलकर खुश होंगे। कमांडो उमर ने लड़की को टैक्सी से उतारा और ड्राइवर से कहा वापस चलो। टैक्सी वहीं से वापस हो गई। रास्ते में कमांडो उमर ने इसे एक खास जगह का नाम बताया कि वहां चलो और बहुत जल्दी चलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रात का पिछला पैर था। दिल्ली के इस इलाके की सड़कें खाली पड़ी थीं। इनाम के लालच में ड्राइवर ने टैक्सी को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। असल में कमांडो उमर को कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन वो पुलिस की इज्जत से निकल जाना चाहता था। लड़की ने अपने माँ बाप और पुलिस को जरूर बता दिया होगा कि एक मुसलमान इसे छोड़ गया है जिसने एक बदमाश को मार कर बेहोश कर दिया था और पुलिस हो सकता है इसकी तलाश में निकल खड़ी हो। खैर रात के 4 बज रहे थे जब वो हाजी साहब के प्लाट वाली कोठरी में पहुंचा। टैक्सी इसने रास्ते में ही छोड़ दी थी ताकि ड्राइवर को इसकी जगह का इल्म ना सके। चौकीदार सो रहा था। कमांडो उमर ने बूट उतारकर जुराब से अपना कैमरा निकालकर सरहाने के नीचे रख दिया और बिस्तर पर गिरकर थोड़ा कंबल ओढ़ते ही नींद की आगोश में चला गया। जब बूढ़े चौकीदार ने इसे जगाया तो दिन के 10 बज चुके थे। वो इसके लिए चाय बना कर लाया था। कमांडो उमर ने सबसे पहले तकिए के नीचे हाथ डालकर कैमरा निकाला और इसे अपनी गर्म जैकेट की जेब में संभाल कर रख दिया। कमांडो चाकू और इलेक्ट्रॉनिक रॉड भी संभाल कर रख लिया। मुंह हाथ धोया। इसका खेस वहीं पार्क में झाड़ियों के पास ही रह गया था। रिक्शा लेकर वो सीधा जामिया मस्जिद के चौक वाले नगीना होटल में आ गया। हाजी साहब किसी काम से गए हुए थे। कमांडो उमर ने कमरे में आकर गुस्ल किया, फिर नाश्ता मंगवा कर किया और दूसरे कपड़े पहन लिए। दोपहर के बाद हाजी साहब इसके कमरे में आए और खैर खैरियत दरियाफ्त की। रात कैसी गुजरी? सब काम ठीक से हो गया? कमांडो उमर ने जेब से कैमरा निकालकर इन्हें दिया और कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक से सब काम हो गया था। इस कैमरे में मैंने सीक्रेट फाइल की जरूरी और मतलूबा तस्वीरें खींच ली हैं, इन्हें डेवलप करवा दीजिएगा। खुदा करे ठीक से तस्वीरें आ गई हों। हाजी साहब ने कैमरा लेकर अपनी जेब में रखते हुए कहा मियाँ ये कैमरा तो अंधेरे में भी तस्वीरें बना लेता है और वहाँ तो रोशनी होगी, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी? कमांडो उमर ने कहा बस किस्मत अच्छी थी, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आई। कमांडो उमर ने लड़की शकीला वाला किस्सा हाजी साहब को सुनाने की जरूरत महसूस नहीं की क्योंकि पुलिस को दूसरे दिन पार्क में बदमाश धर्मों की लाश मिल गई होगी। दिल्ली जैसे बड़े और जुराइम से भरे हुए शहर में रोजाना कई लाशें लावारिस पड़ी होती हैं। अखबार में इनके बारे में कभी कभार खबर छपती और कभी कभार नहीं छपती, लेकिन होता कुछ नहीं। अगले रोज फिल्म डेवलप होकर आ गई। बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। पॉकेट बुक साइज के सफ़ों पर फाइल के फुल स्कैप कागज की एक सतर साफ आई थी। हाजी साहब कहने लगे फोटो तुम अपने साथ ले जाओ, इसका नेगेटिव मेरे पास ही रहने दो। तुम्हारा सफर लंबा है, रास्ते में किसी भी किस्म के भी हालात पेश आ सकते हैं। फोटो अगर ज़ाया हो भी गए तो नेगेटिव महफूज रहेंगे। हाजी साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। ऐसे में कमांडो इमरान ने फाइल के एक अहम सफ़े के अक्स पर इस जहाज का नाम और नंबर पढ़कर अपनी पॉकेट बुक पर नोट भी कर लिया था और इसे ज़बानी भी याद कर लिया था। कमांडो ने नेगेटिव हाजी साहब के पास ही रहने दिया और सीक्रेट फाइल के चारों सफ़े जो छोटे साइज के थे हाजी साहब के मशवरे से इनको तय करके इनके गिर्द चमड़ा मड़कर इन्हें एक तावीज़ बनाकर अपने बाजू पर बांध लिया था। इस तरह से इसे यकीन था कि हालात चाहे जैसे भी हों इस तवीज़ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब कमांडो उमर ने वापसी की राह इख्तियार की। दिल्ली में इसका मिशन मुकम्मल हो चुका था। हाजी साहब ने दिल्ली से अहमदाबाद तक 3rd क्लास का एक टिकट मंगवा लिया था। दूसरे रोज रात की गाड़ी से कमांडो उमर ने रवाना हो जाना था। इसने कमांडो चाकू तो हाजी साहब को वापस कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रॉड अपने पास ही रहने दिया। ये चीज इसके अगले अहम मगर बड़े ही खतरनाक मिशन में काम आ सकती थी। रात के 10 बजे वो हाजी साहब से इजाजत लेकर रुखसत हुआ और अकेला ही रिक्शे में बैठकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया।
کمانڈو جہاں ضروری ہو وہاں سیکنڈ اور فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر وہ ریل کے تھرڈ کلاس میں ہی سفر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھرڈ کلاس میں مسافروں کے رش کی وجہ سے دوسری کی نظر میں آنے کا امکان کم ہوتا ہے، اور اگر پولیس کی نگاہ میں آ بھی جائے تو کمانڈو یا ایجنٹ اپنے آپ کو مسافروں کے ہجوم میں آسانی سے چھپانے اور فرار ہونے کے مواقع ڈھونڈ لیتا ہے۔ واپسی کا سفر بھی کافی طویل اور تکا دینے والا تھا، مگر کمانڈو کے بدن فولاد کی طرح ہوتے ہیں، وہ بڑے سخت جان ہوتے ہیں۔ سفر چاہے 10 دن کا ہو وہ تھکتے نہیں، ہاں کسی وقت بور ضرور ہو جاتے ہیں۔ کمانڈو عمر خیریت سے احمد آباد پہنچ گیا اور راستے میں کسی کو اس پر پاکستانی ہونے کا شک نہیں پڑا تھا۔ ہر اسٹیشن پر مسافروں کا ایک ہجوم اترتا تھا تو دوسرا ہجوم ڈبے میں گھس آتا تھا۔ کمانڈو ٹرین کے سفر میں بھی صرف مطلب کے وقت کسی مسافر کو دوست بناتا ہے، ورنہ وہ کسی مسافر سے کبھی بے تکلف نہیں ہوتا۔ احمد آباد سے کمانڈو عمر نے بہاؤ نگر جانے والی ٹرین پکڑی۔ اس ٹرین نے اسے رات کے 9:15 بجے بہاؤ نگر پہنچایا۔ شاہ جی اور چندرکانت اپنے آفس میں بیٹھے کام کر رہے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ ان کا آفس رات کے 10 بجے تک کھلا ہوتا ہے۔ کمانڈو عمر کا دیکھ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پہلی بار یہ پوچھی کہ کسی نے تمہارا پیچھا تو نہیں کیا؟ جب کمانڈو عمر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں صاف نکل آیا ہوں تو بولے تمہارا کام کس حد تک ہوا؟ کمانڈو عمر بولے جس چیز کی ضرورت تھی وہ مجھے مل گئی ہے۔ اچھی بات ہے، تم اوپر کے کمرے میں جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کمانڈو عمر اوپر کمرے میں جا کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں شاہ جی بھی آ گئے۔ کہنے لگے اب پوری بات تفصیل سے بتاؤ۔ کمانڈو عمر نے کہا حاجی صاحب بڑے کام کے آدمی ہیں، ان کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو اس مشن کی کامیابی مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھی۔ شاہ جی بولے مطلوبہ جہاز کا نام اور نمبر معلوم ہوا کیا؟ کمانڈو عمر نے بازو کا تعویذ اتار کر اس کا چمڑا الگ کیا اور سیکرٹ فائل کے صفحات کی فوٹو کاپیاں ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ بھارت کے محکمہ دفاع کی ٹاپ سیکرٹ فائل کے اہم ترین صفحات کی فوٹو کاپیاں تھیں۔ پھر کمانڈو عمر نے ایک چھوٹا صفحہ شاہ جی کے سامنے کرتے ہوئے کہا یہ ہے اس جہاز کا سیکرٹ نمبر اور نام، جو مرچنٹ نیوی کا عام بار بردار جہاز ہے، لیکن جس پر کشمیر میں استعمال ہونے والا گولہ بارود اور اسلحہ کی بھاری مقدار بھارت لائی جا رہی ہے۔ شاہ جی اور چندرکانت نے جیب سے اینک نکال کر آنکھوں پر لگائی اور بڑے غور سے اس صفحے کو دیکھنے لگا۔ کمانڈو عمر بولا اس میں لکھا ہے کہ یہ جہاز خلیج کانبے کے اندر خلیج کی آخری بندرگاہ کانبے کی گودی پر آ کر لگے گا اور وہاں سے گولہ بارود اور اسلحہ سے لدے ہوئے فوجی ٹرک مسلح گارڈ کی حفاظت میں آدھی رات کو احمد آباد جایا کریں گے، جہاں سے اگلے روز وہ جموں ملٹری ہیڈ کوارٹر منتقل ہو جائیں گے۔ شاہ جی کی نگاہیں سیکرٹ فائل کے صفحے پر جمی ہوئی تھی۔ کہنے لگے کمانڈو عمر تم نے بڑا کام کیا ہے، یہ انفارمیشن ملنی بڑی مشکل تھی۔ مجھے بھی اپنے ذرائع سے یہی خبر ملی تھی کہ اسلحے سے لدا ہوا مرچنٹ نیوی کا جہاز بہاؤ نگر بندرگاہ کی گودی پر آ کر لگے گا، لیکن یہ انفارمیشن غلط ثابت ہوئی۔ یہاں گلف آف کانبے کی آخری بندرگاہ کانبے کا نام لکھا ہے، جہاز کا نام بھی اور نمبر بھی لکھا ہے۔ کمانڈو عمر نے کہا لیکن اس ٹاپ سیکرٹ فائل میں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ جہاز کس روز گودی پر آ کر لگے گا۔ شاہ جی اور چندرکانت بولے اس کی فکر تم نہ کرو، یہ جہاز جس روز کانبے کی بندرگاہ پر آ کر لگنے والا ہوگا مجھے اس کی ایک روز پہلے اطلاع مل جائے گی۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے اگلے مشن کی منصوبہ بندی شروع کر دو۔ تو معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹس کریں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔